सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। पार्ट 27 ग्रामर वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट करते हो उन वीडियोस का, ग्रामर वीडियोस का। अब जो लोग सीधे सीधे 27वां पार्ट देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश, 1 से लेकर के 26 पार्ट, इनफैक्ट 0 से लेकर 26 पार्ट्स हो चुके हैं। 80% ग्रामर मैंने आपको करवा दी है। इस तरीके से करवा रहा हूँ, कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना किसी भी तरह का। सीधे सीधे एसएससी और बैंक्स के लिए आप रेडी हो अगर पूरी ग्रामर सीरीज को फोकस के साथ देखते हो। ऐसे ही डिज़ाइन किया है। मैं इसको पेड जानबूझ के नहीं रख रहा हूँ, रख सकता हूँ, रख भी दूंगा फ्यूचर में, पर अभी एक फ्री में चलने दो ताकि एक बार आप सब लोग अपने अपने एग्जाम के लिए, ग्रामर के लिए रेडी हो जाएं। अगर आप पूरी ग्रामर देखना चाहते हैं और जो मैं पूरी रिकमेंड भी करूँगा आपको, आप चैनल के होम पेज पे जाएं और इस प्लेलिस्ट को आप जो ना रिफ़र करें। कौन सी? कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। 26 पार्ट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना, ये होते हैं 4, बेसिकली होते हैं 4। इन 4 के अंदर पूरे रिलेटिव प्रोनाउन की रामायण आ जाएगी। पहला हु, दूसरा विच, तीसरा दैट, चौथा व्हाट। पहले हु से शुरू करते हैं। देखो हु लगेगा सभी ह्यूमंस के लिए, सभी इंसानों के लिए आप हु को यूज करेंगे। विच लगेगा जो चीज़ ह्यूमन नहीं है, कोई कुर्सी है, कोई मेज है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, उसके लिए विच लगाओगे। जो भी चीज़ ह्यूमन नहीं है ना, इंसान नहीं है, वहाँ विच लगाना। दैट लगेगा ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों के लिए। तो जहाँ पे हु आ रहा है या जहाँ पे विच आ रहा है, दोनों ही जगह आप दैट को यूज कर सकते हो। पर कब करना है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो आप मेरे साथ सीखोगे। लास्ट में क्या बचा? व्हाट। व्हाट के लिए ध्यान देना इस चीज को। ये हु विच दैट आप देख रहे हो ना, ये तीनों अलग चीजें हैं। अगर आप इनमें से एक को भी नहीं समझे तो आप व्हाट को कभी नहीं समझ पाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। हु विच दैट को अगर आप समझ लोगे ना, तब आप वर्ड को सीख पाओगे, और बहुत इजी है। तो पहले एक काम करते हैं, इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। जहां पे ये तीनों ना आ रहे हो मेरे भाई, वहां लगा देना वर्ड को। शुरू करें, चलो। फर्स्ट सेंटेंस से ले रहा हूं। विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू प्रिया हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड। सारी ग्रामर गई ऐसी तैसी करवाने। आप सबसे पहले सेंटेंस का मतलब निकालो। अगर आप सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल सकते ना, तो ग्रामर गलत पढ़ रहे हो आप। सेंटेंस का मतलब ये है, विराट कोहली ने गेव दे दिया एक ऑटोग्राफ, और किसको? प्रिया को। अच्छा कौन प्रिया है भाई? हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड, जो अनुष्का की सबसे अच्छी दोस्त है। समझ गए ना? ये मतलब तो निकाल लेते होगे आप। अब विराट कोहली ने जिसको ऑटोग्राफ दिया है प्रिया को, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहला काम इस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन डिसाइड करने का क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटिव क्लोज क्या है। अब ये रिलेटिव क्लोज क्या होता है? ये आप देख रहे हो ना, अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड प्रिया। कौन प्रिया? जो अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड है। तो हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव क्लोज। क्यों? क्योंकि ये क्लोज प्रिया के बारे में बता रहा है। कौन प्रिया? जो कि अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज। किसी का सवाल हो सर रिलेटिव बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं? मेरे भाई रिलेटिव क्लोज ही एडजेक्टिव क्लोज होता है। तो दोनों में फर्क ना करें, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है ना? तो पहला जो स्टेप था रिलेटिव क्लोज को फाइंड आउट करने का था, वो आपने कर लिया। अब दूसरा स्टेप देखो, जैसे ही रिलेटिव क्लोज मिले आपको एंटीसीडेंट को फाइंड आउट करना है। अब ये क्या होता है मुझे ये बता दो, ये हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड ये किसके लिए लिखा गया है? विराट कोहली के लिए लिखा गया है क्या? नहीं, ये लिखा गया प्रिया के लिए। प्रिया जो कि अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये पूरा क्लोज है ना, सिर्फ इसका एक ही एग्जिस्टेंस है, ये प्रिया नाम का नाउन। तो ये प्रिया जो है ना, ये नाउन कहलाएगा इसका एंटीसीडेंट। जिसके लिए रिलेटिव क्लोज आए वो कहलाता है उस रिलेटिव क्लोज का एंटीसीडेंट। अब जैसे ही आपने एंटीसीडेंट ढूंढा, अब तीसरे स्टेप पे आ जाओ। एंटीसीडेंट अगर आपका ह्यूमन है तो आप हु लगाओगे, एंटीसीडेंट अगर आपका नॉन ह्यूमन है तो आप विच लगाओगे। इस केस में प्रिया तो ऑफकोर्स ह्यूमन है, अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड भी है, तो हम यहाँ पे इस हु को रिलेटिव प्रोनाउन बना करके बैठे हैं। समझ गए ना? इस सेंटेंस में कुछ ढूंढना नहीं था आपको, मैंने इसका पोस्टमार्टम करके दिखाया है कि यहाँ पे हु क्यों आया था। अब आगे हम एरर्स देखेंगे, इस पे एरर्स कैसे निकालनी है ना? अब एक चीज देखो ध्यान से, ये हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड में हु इसका इज नाम की वर्ब का सब्जेक्ट है। साथ में विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू प्रिया, इस पूरे क्लोज के साथ दूसरे क्लोज को जोड़ रहा है। दो क्लोज जुड़ते हैं कंजंक्शन से, आप जनरली जानते हो। तो पहला क्लोज आपने देखा कौन सा? ये विराट कोहली, यहां से लेके यहां तक। फिर आपने देखा दूसरा क्लोज हु इज अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड। जब दो दो क्लोज को मिला रहा है तो हु क्या कर रहा है? दो तरह के काम कर रहा है। अब वो काम कौन कौन से हैं?
पहला काम है एक प्रोनाउन बनने का, दूसरा काम है कंजंक्शन बनने का। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या प्रोनाउन होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक प्रोनाउन भी होते हैं और एक कंजंक्शन का काम भी करते हैं। समझ गए ना? रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का काम भी करते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आना चाहिए, सर अगर ये प्रोनाउन होते हैं तो ये काम क्या कर रहे हैं? कौन से काम में आ रहे हैं प्रोनाउन? ये यहाँ देखो हु बना हुआ है सब्जेक्ट, तो ये जो प्रोनाउन है ना यहाँ पे, इस केस में कहलाएगा रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट। क्लियर सब कुछ है ना? हु एक प्रोनाउन है, एक कंजंक्शन भी है, इस रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट भी है, प्रिया इसका एंटीसीडेंट है और हु से बनने वाला क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है। एंटीसीडेंट के ह्यूमन होने के कारण हमने हु को लगाया जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे, ठीक है? उसी तरीके से अपने इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। विराट कोहली विल प्ले फॉर, या विद निकाल देना है ना, एक काम करता हूं मैं ही निकाल देता हूं, ठीक है ना? विराट कोहली विल प्ले फॉर द टीम मुंबई इंडियंस विच ही ज्वाइंड लास्ट मंथ। विराट कोहली खेलेगा टीम मुंबई इंडियन के साथ जिसको उसने लास्ट मंथ ज्वाइन किया। सबसे पहला काम क्या करना है? वही वाला, आपको ढूंढना है एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट कौन होगा आपका? रिलेटिव क्लोज को ढूंढना है ना। रिलेटिव क्लोज होगा विच ही ज्वाइन लास्ट मंथ, मुंबई इंडियंस जिसको उसने पिछले महीने ज्वाइन किया। तो ये विच वाला पूरा क्लोज कहलाएगा आपका एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। अब आपको रिलेटिव क्लोज मिल गया। दूसरा काम क्या करना है? आपको एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करना है। भाई ये किसके लिए आया है? ये टीम मुंबई इंडियन के लिए आया है, वो मुंबई इंडियन जिसको इसने ज्वाइन किया था, मतलब आपका एंटीसीडेंट है मुंबई इंडियन। अब आपने एंटीसीडेंट ढूंढा तो आपको डिसाइड करना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। भाई रिलेटिव प्रोनाउन होगा मुंबई इंडियन के लिए विच नाम का, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं। अगर ये इंसान नहीं है तो इसके लिए हु की जगह हम विच लगाएंगे। क्लियर? अब मुझे ये बताओ ये विच यहाँ पे काम क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? देखो सर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस रिलेटिव क्लोज के, विच ही ज्वाइंड लास्ट मंथ। ध्यान से देखो तो आपका सब्जेक्ट है ही, वर्ब है आपकी ज्वाइंट, लास्ट मंथ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ये विच क्या कर रहा है? किसको ज्वाइन किया? इसको ज्वाइन किया। समझ लो मेरी बात को? ये विच है ना रिलेटिव प्रोनाउन, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट बनने का इसके पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि ही नाम का सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी दे दिया, ज्वाइन नाम की वर्ब को इसने सब्जेक्ट इसका बन गया। तो विच क्या बनेगा? भाई किसको ज्वाइन किया इसने? इसको ज्वाइन किया, विच को। मतलब ये विच जो है ना यहाँ पे एक्चुअल के अंदर आपके लिए काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो रिलेटिव प्रोनाउन ना केवल सब्जेक्ट बनते हैं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के रिलेटिव क्लोज का ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ चीजें, जैसे आप जो है ना किताब पढ़ोगे ना उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट भी होते हैं ऑब्जेक्ट भी होते हैं। आप सोचोगे यार कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, इसने तो लिख दिया। तो ऐसे होते हैं, देख लो आप। पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। चलो आ जाओ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अब तीसरा देखो, कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू द सेम बॉय दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन। कोहली ने ऑटोग्राफ दिया उसी खास लड़के को, द सेम बॉय, उसी खास लड़के को जो कि उसका बिगेस्ट फैन था। अब देखो सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज ढूंढते हैं। दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन, कौन सा लड़का? जो कि उसका बिगेस्ट फैन था, ठीक है ना। अब ये रिलेटिव क्लोज का आपको क्या ढूंढना है? एंटीसीडेंट। अब फैन कौन था? द सेम बॉय, वही लड़का जो उसका फैन था। तो दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन का एंटीसीडेंट है द सेम बॉय। एंटीसीडेंट मिल गया। अब एंटीसीडेंट के लिए अपने को ढूंढना है एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन लगना चाहिए बॉय के लिए हु, पर यहां पे क्या लगा हुआ है? दैट। अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं उस खास लड़के की, द सेम बॉय। अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, किसको निकाल दूं? मान लो मैं इसको निकाल दूं, इस वाले को, दैट वॉज हिज बिगेस्ट फैन, इसको निकाल दूं। ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। विराट कोहली ने ऑटोग्राफ दे दिया उसी खास लड़के को। अरे भाई कौन से खास लड़के को? कहां से आया वो? कैसे दे दिया उसको ऑटोग्राफ? द सेम बता रहे हो तुम, कौन है वो खास लड़का? तो वो खास लड़का है दैट वॉज हिज बिगेस्ट फैन, वो लड़का है जो उसका जो सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं माइनस कर दूं सेंटेंस में से, तो ये इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस अपने आप में इसका मीनिंग थोड़ा सा अनक्लियर होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका एंटीसीडेंट, उसको और इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, वही खास लड़का जो उसका फैन है, वहां पे चाहे बॉय हो चाहे चेयर हो, मतलब चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, आप दैट को यूज करते हैं।
समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? दैट क्यों लगाया? क्योंकि हमें द सेम बॉय के बारे में बताना जरूरी था। हम यहाँ पे हु तब लगाते जब यहाँ पे उसकी कोई आइडेंटिटी खुद की होती। उस बॉय का नाम पंकज होता। विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू पंकज। अब पंकज तो ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं भाई पंकज को दिया, तो मतलब आपको पता है पंकज कौन है, तो अब इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। उस केस के अंदर यहाँ पे हु लगाता तो काम चल जाता, पर अब यहाँ पे पंकज तो है नहीं, द सेम बॉय है, तो मुझे यहाँ पे दैट लगाना पड़ा। समझ गए ना? अब आगे फॉर्मूला दूंगा मैं दैट कहाँ लगाना होता है, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दैट जो है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस केस के अंदर जो है दैट आपका सब्जेक्ट भी है ना, दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन। ये देखो ये सारे के सारे ट्रिगर वर्ड्स हैं जो दैट को बताते हैं। इनमें से अगर कोई भी आ जाए ना तो आपको दैट लगाना है। जैसे यहां लिखा होता द सेम बॉय, अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखूं द वेरी सेम बॉय, द लिटिल बॉय, द फ्यू बॉयज, द ओनली बॉय, इसको साइड में ले आता हूं, बोथ द बॉयज, ऑल द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, एवरी बॉय, एनी बॉय, या द बेस्ट बॉय, द फास्टेस्ट बॉय, द स्मार्टेस्ट बॉय। ये है एज एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, है ना। विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू द स्मार्टेस्ट बॉय, दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन। समझ रहे हो ना? तो ये सारे वर्ड्स आपका ट्रिगर करते हैं, किसको ट्रिगर करते हैं? दैट को। अगर ये वर्ड आपको दिखने को मिल जाएं एंटीसीडेंट के साथ में, ये सारे के सारे वर्ड एंटीसीडेंट का पार्ट हों, तब आपको सिर्फ और सिर्फ दैट यूज करना है एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो मेरी आदत है पूरा समझाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है तुमने आधा चैप्टर पढ़ लिया और आधा छोड़ दिया, इस तरह से करवाऊंगा कि इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो फोकस से देखना पूरा अगर समझना चाहते हो तो। अब आगे क्या कह रहा हूं मैं? विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू द बॉय दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन। फिर से वही, मैं रिलेटिव क्लोज ढूंढा, दैट वाज हिज बिगेस्ट फैन। इसका एंटीसीडेंट ढूंढा, द बॉय। अब आपके दिमाग में सवाल आया, सर द सेम बॉय तो है नहीं, यहां पे तो द बॉय लिखा हुआ है, अब इसको क्या माने? इसको हम क्या स्पेसिफिक मान लें, दैट लगाएं या ना लगाएं? और यहां पे द सेम, द वेरी, वैसा द लिटिल जो कुछ आ नहीं रहा, तो इसको क्या माने? अब ध्यान देना, अगर आपका एंटीसीडेंट द प्लस में एक कॉमन नाउन हो, द बॉय, द गर्ल, द मैन, द वुमन, द ओल्ड मैन, कुछ भी हो द प्लस में कॉमन नाउन, तो आपके पास एक चॉइस होगी। अगर वो बॉय है, ह्यूमन है, तो आप हु लगा सकते हैं या फिर दैट लगा सकते हैं। अगर वो बॉय की जगह पे चेयर है, मतलब नॉन ह्यूमन है, तो आप विच लगाएंगे या फिर दैट लगाएंगे। मतलब आप हु और दैट या विच या दैट अकॉर्डिंग टू द योर एंटीसीडेंट आप जो है चूज कर सकते हैं। मान लो ऑटोग्राफ जो दिया होता एक चेयर को दिया होता, तो उस केस में मैं यहाँ पे दैट भी लगा सकता था और विच भी लगा सकता था। अब इस केस में चेयर नहीं है, ऑटोग्राफ दिया हुआ इस बॉय को, तो मैं यहाँ पे दैट भी लगा सकता हूँ और हु भी लगा सकता हूँ। अब इसका डिसाइड कैसे करेंगे क्या लगाना है? ध्यान देना, दोनों ही अपने आप में सही है। दैट लगाने का मतलब है हमने इस बॉय को खास बना दिया, हु लगाने का मतलब है इस बॉय को आप ऑलरेडी जानते हो। विराट कोहली ने अपने लड़के को ऑटोग्राफ दिया जो कि उसका सबसे बड़ा फैन है, द सेम बॉय, द वेरी बॉय नहीं, द बॉय। हु लगाने का मतलब है इस लड़के को आप ऑलरेडी जानते हो, दैट लगाने का मतलब है इस लड़के को आप नहीं जानते, इसलिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। समझ गए ना? पेपर में क्या करके आओगे, ध्यान देना, अगर तुम्हारा 90% जो फोकस होना चाहिए द के बाद में अगर कॉमन नाउन देखो तो तुम्हें दैट लगाना है, ठीक है ना। द के बाद में अगर तुम कोई कॉमन नाउन देखो तो तुम्हें दैट लगाना है। पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में कोई और एरर पड़ी हुई हो, मान लो एन ऑटोग्राफ की जगह ए ऑटोग्राफ लिखा होता, गेव की जगह गेव से लिखा होता, समझ रहे हो मेरी बात को? सीधे सीधे कोई और एरर तुम्हें दिख रही हो और यहाँ पे हु लिखा हो, तो फिर इस हु को एरर मत मान लेना, उस एरर को सही करके आना, वो हु भी सही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे? यहाँ पे हु आ सकता है, गलत नहीं है, पर दैट जो है प्रेफरेबल है, ज़्यादा प्रिफर्ड है। और अगर सेंटेंस में कोई और एरर दिख रही हो तो वो हु बिल्कुल सही है, उसको दैट बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। ऑटोग्राफ से पहले एन आना चाहिए, ए लगा हुआ है तो यहाँ पे गेव लिखा हुआ है तो गेव आना चाहिए गेव्स की जगह। तो एरर आप फाइंड आउट करोगे, कोई और नहीं दिखी तो तुम्हारी रिलेटिव प्रोनाउन की एरर है, अगर दिख गई तो ये जो है ना एरर, इसको एरर मत मानना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, पर प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में करवाऊंगा सब कुछ, सब है ना। मैंने भी ऐसे सीखा था, तुम भी ऐसे सीखोगे, तो सब ऐसे ही सीखते हैं, है ना। आ जाओ आगे। यहाँ पे तुम्हारा है दैट।
अब ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट है, दैट वॉज हिज बिगेस्ट फैन, तो वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है दैट, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रोनाउन। अगला देखो, विराट कोहली गेव एन ऑटोग्राफ टू द बॉय दैट ही मेट इन द मार्केट, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोज है दैट ही मेट इन द मार्केट, सब्जेक्ट है तुम्हारा द बॉय एंटीसीडेंट। अब देखो यहाँ पे जो दैट है ना, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ही मेट आप देख रहे हो, सब्जेक्ट तो तुम्हारा ही है ना, ही, और मेट है उसकी वर्ब, तो ये दैट क्या है भाई, किसको मिला वो, वर्ड से रिप्लाई भी दे रहा है इसका, मतलब दैट इस रिलेटिव क्लोज का ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो बार बार इस चीज पे ध्यान दे रहा हूं मैं आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत बार वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ऑलरेडी एक सब्जेक्ट तुम्हारे सेंटेंस में पड़ा होगा। उस लड़के को दिया जिसको विराट कोहली बाजार में मिला था। समझ गए? बड़े एक और स्टेप आगे, चलो आ जाओ। अब देखना ध्यान से, ये प्रिया वाला मैंने तुम्हें पहला सेंटेंस करवाया था, विराट कोहली ने ऑटोग्राफ दिया प्रिया को जो कि अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड है। अगर इस सेंटेंस में प्रिया की जगह मैं मनोज ले आऊं, अगर इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट को मैं प्रिया से मनोज बना दूं, तो क्या हु की पोजीशन बदली? नहीं बदली। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर यहां पे प्रिया हो चाहे मनोज हो, रिलेटिव प्रोनाउन जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते हैं। और एक एग्जांपल देखो, विराट कोहली ने लड़के को दिया द बॉय को, अगर मैं इसकी जगह द गर्ल लिख दूं, यहां पे द बॉय को निकाल के मैं द गर्ल लिख दूं, तो क्या ये दैट चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, रिलेटिव प्रोनाउन किसी जेंडर का मोहताज नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउंस डू नॉट चेंज विद जेंडर। अब एक और चीज देखो, विराट कोहली ने इस बॉय को दिया था, अगर मैं इसकी जगह बॉयज लिख दूं, तो देखो यहां भी दैट आ रहा है और बॉयज के साथ में भी दैट आ रहा है, देख रहे हो, बॉयज के साथ में भी दैट और बॉय के साथ में भी दैट। तो इससे एक और सीख क्या मिली, रिलेटिव प्रोनाउन डू नॉट चेंज विद नंबर। तो अगर आपको 10 लड़कों के लिए लगाना है, 10 ह्यूमंस के लिए, तब भी हु आएगा, एक के लिए भी हु और 10 के लिए भी हु, एक मेज के लिए भी हु विच और 10 मेज के लिए भी विच, एक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के लिए भी दैट और 10 के लिए भी दैट। रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु विच दैट वट कभी भी ना तो जेंडर के हिसाब से बदलेगा, ना कभी नंबर के हिसाब से बदलेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। चलो आ जाओ, इतना समझ गए, अब तुमने इसको 70% सीख लिया है। कितना? 70%। अब तुम्हें मैं मिसलेनियस बताऊंगा जहां से तुम्हारा वट निकलेगा, ठीक है ना? आ जाओ। अब इस सेंटेंस को देखो, विराट कोहली डिडंट रिमेंबर टू बाय व्हाट अनुष्का आस्क्ड हिम टू ब्रिंग होम। विराट कोहली को याद ही नहीं रहा वो बाय करना, वो चीज को खरीदना जो अनुष्का ने उसको घर लाने को बोला था। मान लो अनुष्का ने इसको बोला भाई टिंडे ले आना आते हुए, ठीक है ना? क्या ले आना? टिंडे। तो टिंडे लाने इसको बोला था, टिंडे लेके आना, अभी टिंडे लाने भूल गया। तो वही कह रहा हूं, विराट कोहली डिडंट रिमेंबर टू बाय व्हाट अनुष्का आस्क्ड हिम टू ब्रिंग होम। सेंटेंस को पहले तोड़ते हैं, रिलेटिव क्लोज को पकड़ते हैं। तो रिलेटिव क्लोज के तुम्हारा क्या है? व्हाट अनुष्का आस्क्ड हिम टू ब्रिंग होम, ठीक है ना? क्या अनुष्का ने उसको घर लाने के लिए बोला, वो विराट कोहली नहीं लाया। अब मुझे बता दो, इस एडजेक्टिव क्लोज का या रिलेटिव क्लोज है जिसको तुम बोलो, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? अगर आप इसका एंटीसीडेंट ढूंढ के मुझे दिखा दो ना, तो मैं भी मान जाऊंगा आप सभी को। विराट कोहली लाना नहीं ला पाया जो अनुष्का ने उसको घर लाने के लिए बोला था। क्या इस पूरे सेंटेंस में लिखा है कहीं टिंडे? टिंडे तो हमने मान लिए। क्या इस पूरे सेंटेंस में लिखा है कहीं पे कि सब्जी लाने को बोला था? क्या कहीं लिखा है दवाई लाने को बोला था? नहीं बोला था। मतलब जो लाने को बोला था ना, जिसके लिए एडजेक्टिव क्लोज आया है, वो चीज जो है वो है गायब। समझ गए मेरी बात को? विराट कोहली वो चीज नहीं लाया जो उसको अनुष्का ने लाने को बोला था, और वो चीज का नाम सेंटेंस में दिया नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इनविजिबल एंटीसीडेंट। आपका एंटीसीडेंट सेंटेंस के अंदर है ही नहीं। अगर सेंटेंस में तुम्हारा एंटीसीडेंट नहीं है ना मेरे भाई, तो ना विच आएगा, ना हु आएगा, ना दैट आएगा, झगड़ा खत्म, वट आएगा। समझ गए? सिंपल हिंदी भाषा में समझा रहा हूं आपको, देसी भाषा में। अगर विराट कोहली को जो लाने को बोला था वो सेंटेंस में दिख ही नहीं रहा, एंटीसीडेंट इनविजिबल है, तो ना हु आएगा, ना विच आएगा, ना दैट आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वट। अब देखो, वट यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट है, वट यहाँ पे तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट है। अनुष्का ने आस्क किया, अनुष्का हो गई सब्जेक्ट, आस्क हो गई उसकी वर्ब, वट हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये वाला तुम्हारा प्रोनाउन। चलो आ जाओ, अब ध्यान देना, जब जब वर्ड से कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हो, तुम रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस बनाते हो, तो वो एडजेक्टिव क्लोज नहीं होता, वो होता है नाउन क्लोज। क्या होता है वो? नाउन क्लोज। अब देखो वो नाउन क्लोज क्यों होता है उसको मैं ध्यान से आपको समझाता हूं।
वर्ड की कंडीशन देख ली, व्हेन यू हैव नो एंटीसीडेंट यू यूज व्हाट, है ना, वर्ड की कंडीशन यही है। अब देखो ये क्यों यहाँ पे एक नाउन क्लोज कहलाता है। देखो विराट कोहली ने बाय नहीं किया जो अनुष्का ने उसको लाने को बोला था, वो चीज तो यहाँ पे दी नहीं हुई जो बाय नहीं करना, बल्कि उस चीज के बारे में एक पूरा का पूरा क्लोज लगा के दिया हुआ है। विराट कोहली ने, मान लो मैं इसको पूरे को उड़ा दूं और बाय के बाद मैं लिख दूं रिंग, विराट कोहली को रिंग बाय करना याद नहीं रहा। अब इस रिंग की जगह पे ही पूरा का पूरा नाउन क्लोज आया हुआ है, व्हाट अनुष्का आस्क्ड हिम टू ब्रिंग होम। समझ गए ना, तो ये एक नाउन को रिप्लेस करता है, एंटीसीडेंट जो गायब है उसी की जगह पे आ रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लोज नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं एक नाउन क्लोज। समझ गए, क्योंकि ये आपकी वर्ब के लिए एक नाउन का काम कर रहा है। इसको अगर और ध्यान से समझना है तो मैंने एक सेंटेंस और रखा है, विराट कोहली डिडंट बाय द रिंग दैट अनुष्का आस्क्ड हिम टू ब्रिंग होम। पिछले वाले सेंटेंस के अंदर हमने बताया नहीं था क्या बाय करना है, यहां हमने बता रखा है ना, रिंग। तो ये बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाली रिंग। अगर इस रिंग को मैं यहां से उड़ा दूं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है ये बदल जाएगा व्हाट में, यही होगा ना, एंटीसीडेंट गायब हो जाएगा। अब ये पूरा एंटीसीडेंट जो है ना इस रिंग की जगह पे आ जाएगा। अगर ये इस रिंग की जगह पे आएगा, जो रिंग खुद ही एक नाउन है, तो ये पूरा का पूरा जो क्लोज है रिलेटिव क्लोज ये कहलाएगा नाउन क्लोज। इस तरीके से चलता है। रिलेटिव क्लोज को जो है आप नाउन क्लोज में बदल सकते हो अगर एंटीसीडेंट को गायब कर दो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउन क्लोज है एडजेक्टिव क्लोज है, जिन लोगों को समझने की इच्छा होती है मैं उनको समझा रहा हूँ खाली, है ना। जो देखने की चीज़ थी बस वो देख लेना कि कब व्हाट लगेगा। अब एक सेंटेंस और देख लो, विराट कोहली कॉट इजली व्हाट वाज अ रियली ऑसम कैच। विराट कोहली ने बड़े आसानी से पकड़ लिया जो कि एक बहुत ही ऑसम कैच था। अब देखो क्या पकड़ा, बॉल को पकड़ा, फुटबॉल को पकड़ा, गेंद को पकड़ा, किसको पकड़ा नहीं पता लग रहा ना। आपका रिलेटिव क्लोज तो ये हो गया व्हाट वाज अ रियली ऑसम कैच, है ना, ये नाउन क्लोज है यहाँ पे। पर जिसको पकड़ा वो एंटीसीडेंट गायब है, किसको पकड़ा यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है यहाँ पे व्हाट। अगर यहीं पे मैं लिख दूं विराट कोहली कॉट, इजी को निकाल दो यहां से, है ना, इजी को निकाल दो, कॉट अ बॉल या शॉट। विराट कोहली ने एक शॉट को पकड़ा, एक बॉल को पकड़ा। अब यहां पे वर्ड निकल जाएगा और यहां लिखूंगा मैं विच, इसकी जगह पे आएगा विच वॉज अ रियली ऑसम कैच। समझ गए ना, तो यहां पे एंटीसीडेंट आता ही यहां पे हु, विच या दैट में से एक आपको लगाना पड़ेगा। तो वर्ड वाला भी आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं और आगे। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये क्या कर रहा है, विराट कोहली डिडंट स्कोर अ सेंचुरी विच मेड अनुष्का रियली एंग्री। कोहली ने एक सेंचुरी को स्कोर नहीं किया जो अनुष्का को बहुत एंग्री बना दिया जिस बात ने। समझ गए ना, कोहली का सेंचुरी स्कोर ना करना अनुष्का को एंग्री उस बात ने बना दिया। सबसे पहला काम क्या है, रिलेटिव क्लोज को ढूंढना। तो विच, ये विच वाला आपका पूरा रिलेटिव क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। अब मुझे बता दो इसका एंटीसीडेंट कहां है। आप बोलोगे सर एंटीसीडेंट है सेंचुरी। क्या सेंचुरी ने अनुष्का को एंग्री किया क्या, नहीं किया। क्या विराट कोहली ने अनुष्का को एंग्री किया क्या, नहीं किया। भाई ना तो सेंचुरी ने किया ना विराट कोहली ने किया, पर इन दोनों ने किया। विराट कोहली के सेंचुरी ना लगाने के काम ने अनुष्का को एंग्री किया है। समझ रहे हो ना, यहां पे आपका एंटीसीडेंट इनविजिबल नहीं है, एंटीसीडेंट तो है, पर वो एंटीसीडेंट ना तो अकेला सेंचुरी है और ना अकेला कोहली है, बल्कि ये पूरी की पूरी बात है। अनुष्का के एंग्री होने के पीछे रीजन क्या है, विराट कोहली का सेंचुरी को स्कोर ना करना। एंटीसीडेंट इनविजिबल नहीं है, बल्कि एंटीसीडेंट एक पूरा का पूरा क्लोज है। मेन क्लोज जो है ना वो आपका एंटीसीडेंट है। समझ गए ना, अगर एंटीसीडेंट पूरा का पूरा क्लोज है तो उस केस में आप हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करोगे। समझ गए मेरी बात को, अगर पूरा एंटीसीडेंट तुम्हारा क्लोज ही है, इस केस में ना तो सेंचुरी ने एंग्री किया ना विराट कोहली ने किया। विराट कोहली के सेंचुरी ना मरने के काम ने अनुष्का को एंग्री किया। ऐसे क्लोज को हम हमेशा और हमेशा विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन देते हैं, ठीक है ना। व्हेन द होल क्लोज इज योर एंटीसीडेंट यू यूज विच एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। फिर देख लो एक और सेंटेंस, इंडिया डजंट हैव permanent seat in the UNSC which has made China much stronger in diplomatic arena। इंडिया के पास नहीं है एक परमानेंट सीट, यहां पे अ लगा देना, एक परमानेंट सीट यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस बात ने चाइना को बहुत स्ट्रांग बना दिया है कूटनीतिक अरेना में, डिप्लोमेटिक अरेना में। तो डिप्लोमेटिक मंच पे
चाइना बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया के पास सीट नहीं है और चाइना के पास सीट है। अब मुझे ये बता दो, ये जो आपका रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज तो आपको मिल गया होगा यहाँ पे, विच से शुरू होगा, आपने देख लिया, जस्ट ए मिनट, है ना, ये आपका रिलेटिव क्लोज है। मुझे ये बता दो, ये विच का एंटीसीडेंट क्या है? क्या इंडिया है इसका एंटीसीडेंट? इंडिया ने चाइना को स्ट्रांग बनाया? नहीं। क्या परमानेंट सीट इसका एंटीसीडेंट है? परमानेंट सीट ने चाइना को स्ट्रांग बनाया? नहीं। क्या यूएनएससी एंटीसीडेंट है? नहीं। इस पूरी बात ने चाइना को स्ट्रांग बनाया। भाई चाइना के पास तो है और इंडिया के पास नहीं है और यूएनएससी में नहीं है, ये पूरे क्लोज ने चाइना को स्ट्रांग बनाया। समझ गए ना? ना तो यूएनएससी ने बनाया, ना सीट ने बनाया, ना इंडिया ने बनाया। अब कहने का मतलब क्या है, इस अगर पूरे क्लोज ने बनाया तो ये पूरा क्लोज हो गया तुम्हारा एंटीसीडेंट। अगर इस रिलेटिव क्लोज का एंटीसीडेंट ये पूरा क्लोज है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस विच को यूज करने वाले थे, ना तो यहाँ पे दैट आएगा, ना यहाँ पे हु आएगा, ना यहाँ पे व्हाट आएगा। समझ गए? तो इस रूल को मैं लिख भी देता हूं, विच तब आएगा व्हेन द होल क्लोज इज योर एंटीसीडेंट। अगर इतनी जंग जीत लिया आपने तो आपका आज का ये वाला ना टॉपिक पूरा हो गया। अब एक व्यूअर का क्वेश्चन था, सर ये जो दैट है ना, दैट ये कब रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कब कंजंक्शन होता है, ये आप हमें बताएं। तो इसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, तो आप सीख ही लें इसको भी, है ना। दैट नाम का जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ये कंजंक्शन भी है। दोनों तरीके से ये वर्ड यूज होता है। अपने आइडेंटिफाई करेंगे कब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कब कंजंक्शन होता है। दोनों सेंटेंस देखो। शी इन्फॉर्म्ड दैट शी कुड नॉट कम दैट डे। उसने मुझे इन्फॉर्म किया और क्या इन्फॉर्म किया कि वो उस दिन नहीं आ सकती थी। यहां दैट आ रहा है, यहां पे क्या काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का। बताता हूं कैसे कर रहा है, दूसरा सेंटेंस पढ़ लो। शी टोल्ड द सीक्रेट दैट वी वांटेड टू नो। उसने हमें सीक्रेट बताया जो कि हम जानना चाहते थे। यहां पे दैट वी वांटेड टू नो एक रिलेटिव क्लोज है। कैसे पता लगा मुझे? ये दैट जो है ना, दैट ये वी वांटेड का तो ऑब्जेक्ट है, बीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है, साथ में सीक्रेट को उसने एंटीसीडेंट लिया है। उसने हमें सीक्रेट बताया, अरे कौन सा वाला, जो कि हम जानना चाहते थे। तो ये जो कि हम जानना चाहते थे ना, ये रिलेटिव क्लोज हो गया और दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या यही किस्सा यहां हो सकता है? उसने हमें इन्फॉर्म किया जो कि वो नहीं आ सकती थी उस दिन। क्या दैट का कोई एंटीसीडेंट है? नहीं है कोई एंटीसीडेंट। अगर आपका कोई एंटीसीडेंट नहीं है और दैट लगा हुआ है तो गलत बात हो गई, मतलब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर एंटीसीडेंट नहीं होता ना तो आप व्हाट लगाते हो। समझ गए मेरी बात को? उसने हमें इन्फॉर्म किया, वो ये किया कि वो उस दिन नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ना, इस कंजंक्शन के बाद का ये पूरा क्लॉज, ये इन्फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप ऐसा ही बोल सकते हो, शी इन्फॉर्म्ड द न्यूज, है ना। शी इन्फॉर्म्ड द अराइवल ऑफ द ट्रेन। उसने ट्रेन के आने का वक्त हमें बताया, उसका अराइवल बताया। तो मतलब ये न्यूज है, अराइवल है, ये पूरा का पूरा इस दैट वाला क्लोज ने रिप्लेस कर दिया। तो ये क्लोज भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक नाउन क्लोज। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। दैट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन है और ये बात कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं अपने की। उसने इन्फॉर्म किया कि वो नहीं आएगी, पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। दैट एक कंजंक्शन भी है पर एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसका एंटीसीडेंट है सीक्रेट और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वी वांटेड नाम के क्लोज के ऑब्जेक्ट का। समझे मेरी बात को? एक सेंटेंस और दिखा देता हूं, एक कंपैरिजन और दिखा देता हूं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा ही बोल सकते हो, शी टोल्ड अस दैट शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। उसने हमें टोल्ड किया, क्या बताया, कि वो पहले से ही मैरिड थी। जैसे ही आपको की वाला कहीं आ जाए ना, तो दैट जो है ना वो कंजंक्शन का काम कर रहा है सिर्फ। और जैसे ही आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन का काम आए, एक एंटीसीडेंट हो, क्लोज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। स्पीड ऑफ माई कार इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। यहां पे दैट एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। मेरे कार की स्पीड तुम्हारी कार की स्पीड से ज्यादा है। दैट वाली एरर आप मेरे साथ देख चुके हो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। यहाँ पे दैट जो है ना, दैट इस स्पीड को दूसरी बार
दूसरी बार अपने ना करें रिपीट, इसलिए लगाया गया। तो ये दैट कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउन है, इसका रिलेटिव वाला कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ देखो, पीपल वोटेड फॉर द कैंडिडेट दैट प्रॉमिस देम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोगों ने वोट किया उस कैंडिडेट के लिए जिसने प्रॉमिस किया उनको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ये दैट वाला पूरा क्लोज क्या बता रहा है, इसको एंटीसीडेंट लेके इसके बारे में बता रहा है। कौन से कैंडिडेट के लिए किया, जिसने प्रॉमिस किया उनको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव क्लोज है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस क्लोज के, और इस दैट ने कैंडिडेट को अपना एंटीसीडेंट बनाया हुआ है। ये रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये दैट एक सिर्फ सिंपल प्रोनाउन। आई थिंक दैट के सब फॉर्म्स आपने देख लिए हैं, सिर्फ कंजंक्शन भी होता है, सिर्फ प्रोनाउन भी होता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। चलो आ जाओ, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हुज और हुम वाला, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवा देता हूं, है ना। आ जाओ, आपको कभी कभी हु और हुम में से एक को चूज करना पड़ेगा। किस में से, हु और हुम में से। उसके लिए इस टेबल को याद रखें, याद नहीं रखना एक बार देख लो समझ में आ जाएगी। देखो सब्जेक्टिव केस में आपने देखे हु, विच, दैट, व्हाट, ये चारों किस में थे, सब्जेक्टिव केस में। जब जब आपके पास सब्जेक्ट होते हैं ना, तो ये चारों इसी फॉर्म में होते हैं। जब जब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हो तो हु बदल जाता है हुम में, विच वैसा का वैसा रहता है, दैट वैसा का वैसा रहता है, और व्हाट वैसा का वैसा रहता है। और अगर ये पॉजेसिव केस में आ जाए तो विच, हु जो बदल जाता है वो बदल जाता है हुज में, विच बदलता है ऑफ विच में, दैट ऑफ विच में, व्हाट ऑफ व्हाट में। कहने का मतलब क्या है, बाकी सब तो यहाँ पे ऑफ लगा देना, हु के आगे भी आप ऑफ हुम लिख सकते हो, ऑफ हुम और हुज एक ही बात है ना। तो पॉजेसिव केस में तो सबके आगे आपको ऑफ लगाना है, और ऑब्जेक्टिव केस में सिर्फ और सिर्फ हु से हुम में चेंज होगा, विच चेंज नहीं होगा, दैट चेंज नहीं होगा, व्हाट चेंज नहीं होगा। अब बस यही कंफ्यूजन होती है, आपको सेंटेंस में चेक करना होता है हु क्या काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो हु है, सही है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसकी जगह पे अपने को हुम लिखना होगा। अब देख लेते हैं, रमेश ने हेल्प किया सुरेश को, जो कि ही हैड नॉन फॉर ईयर्स, जिसको उसने कई सालों से जाना था। मतलब रमेश सुरेश को कई सालों से जानता था, ऐसे इस सुरेश नाम के आदमी को उसने हेल्प किया। सुरेश के लिए तो हु आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इससे पहले द भी नहीं लगा हुआ, और ये कोई कॉमन नाउन भी नहीं है। अगर द प्लस कॉमन नाउन होता तो मैं यहाँ पे दैट लगाता, तो इतनी जंग तो अपनी खत्म हो गई। हु यहाँ पे तुम्हारा सही है। अब चेक करना है हु और हुम में से क्या आएगा, है ना। अब ध्यान देना, ही हैड नॉन, ये हो गया रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट, ये होगी रिलेटिव क्लोज की वर्ब। यहां देखो रमेश होगा तुम्हारे मेन क्लोज का सब्जेक्ट, ये होगी उसकी वर्ब। दो सब्जेक्ट दो वर्ब्स। कहने का मतलब क्या है, ये हु जो है ना, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है इस रिलेटिव क्लोज का। अभी देख लो, किसको जानता था वो सालों से, जिसको जानता था। ये हु अभी व्हाट का या हुम का रिप्लाई भी दे रहा है इस नॉन वर्ब का। मतलब क्या है मेरे भाई, यहां पे हु आ ही नहीं सकता, हु आएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको हुम में बदल दो। एक बार फिर से समझ लो, हु तब लगेगा जब तुम्हारे सेंटेंस के अंदर इसको सब्जेक्ट बनाना हो रिलेटिव क्लोज में। अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी पड़ा है रिलेटिव क्लोज के अंदर तो हु सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं हो सकता। अगर ये सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा हुम। अब इसको करने की ट्रिक क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट गिन लो और वर्ब गिन लो। पहला सब्जेक्ट है रमेश, सब्जेक्ट 1, वर्ब है इसकी हेल्प्ड, वर्ब 1। दूसरा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 2 ही, वर्ब है इसकी हैड नॉन। सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब्स। अगर ऐसा है तो आप हुम यूज करेंगे, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। सब्जेक्ट तो हमें और चाहिए नहीं, दो सब्जेक्ट है दो वर्ब है, सब मामला सेट है, तो अपने को हुम यूज करना है। मान लो यहाँ पे ही निकाल दूं। अब देखो सब्जेक्ट बना एक रमेश, सब्जेक्ट 2 है नहीं, वर्ब बनी एक हेल्प्ड, वर्ब 2 बनी हैड नॉन। अब यहाँ पे हु का काम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नंबर 2 बनाना है हु को, ये सब्जेक्टिव केस में हु ही बनेगा, तो यहाँ पे हु आएगा। तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब तो हुम, सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू वर्ब तो हु। एक सेंटेंस और देखो, अच्छे से समझ जाओगे, जस्ट अ मिनट। रमेश हेल्प्स एवरी ओल्ड मैन दैट ही मीट्स इन द स्ट्रीट। क्या रहा आपके पास ट्रिगर वर्ड एवरी, एवरी के आगे क्या लगता है दैट, देखा था ना आपने दैट वाले ट्रिगर वर्ड्स, एवरी, एनी, ऑल, नन, सब के आगे अपने दैट लगाते हैं। तो रमेश हेल्प करता है हर उस बूढ़े आदमी की जिसको वो स्ट्रीट में मिलता है, जो उससे स्ट्रीट के अंदर टकराता है। अब देखो दिक्कत क्या है, इस दैट को है ना, दैट को
हमने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है किसका, ही मीट्स का। ही मीट्स होम, दैट, ये ऑब्जेक्ट है पर इसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई, दैट की फॉर्म चेंज नहीं होती। ऐसे ही मैं एक विच का सेंटेंस दिखाता हूं, अब वहां भी देखोगे, रमेश बॉट एन ऑडी विच ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बाइंग। रमेश ने एक बॉडी खरीदी जिसको हमेशा उसने बाय करने का ड्रीम किया था। अब यहां पे विच क्या है, इस ही ऑलवेज ड्रेम्ट, ही ऑलवेज ड्रेम्ट इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ना फिर भी इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, विच का विच ही रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हु और हुम का चक्कर है, बाकी सब में ये चक्कर नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक हुज भी देख लो, लगे हाथ खत्म ही कर दो ना इसको पूरा। मेरा पूरा प्लानिंग था इसको 2 वीडियोस में तोड़ने का। अब आप यूँ समझ लेना 2 हफ्ते की वीडियो मैंने आपको दे दी है ना। अगले हफ्ते यूँ परेशान मत होना सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। कोशिश करूंगा एडवर्ब ले आऊंगा, नहीं ला पाया तो वीक के बीच में कभी ले आऊंगा, ठीक है ना। अब एडवर्ब आएंगे। रमेश हेल्प्ड सुरेश हुज ब्रदर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। रमेश ने सुरेश को हेल्प किया जिसका भाई उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हु क्यों नहीं लगा, बता दो मुझे हु क्यों नहीं लगा या होम क्यों नहीं लगा। भाई सुरेश के लिए तो हु या हुम आ सकता था ना। आप सब्जेक्ट वर्ब गिन लो, रमेश है तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 1, हेल्प्ड है वर्ब नंबर 1, ब्रदर है सब्जेक्ट नंबर 2 और वॉज है वर्ब नंबर 2। सर आपके फॉर्मूला के हिसाब से तो यहाँ हुम आना चाहिए। भाई सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, ये हुज कहाँ से आ गया। देखो मीनिंग से जाओगे तो भी समझ में आ जाएगा, ग्रामर से जाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। रमेश ने सुरेश को हेल्प की जो कि उसके भाई का दोस्त था। हुज ब्रदर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, जिसका भाई उसका बेस्ट फ्रेंड था। मीनिंग से जाओगे तो हुज आ जाएगा, है ना। हुज का मतलब है ऑफ हुम। अब दूसरे तरीके से चलो, मुझे ये बता दो ये हुम, हुज की जगह अगर हुम लगा दूं, क्या हुम तुम्हारे ब्रदर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा, चाहे हु आए चाहे हुम आए, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या ब्रदर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड इस लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर क्या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अरे नहीं हो सकता, इसका कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना तो यहाँ पे हुम नहीं, यहाँ पे हुज आएगा। ये हुज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन नहीं है, एक्चुअल में पजेसिव एडजेक्टिव है। ये यू कर रहा है, रमेश ने हेल्प किया सुरेश को जिसका भाई हुज ब्रदर उसका बेस्ट फ्रेंड था। समझ गए ना। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, हुज की जगह आप ऑफ हुम भी लिख सकते हो, पर वो कैसे आएगा, ब्रदर के बाद में लगाएंगे ऑफ हुम। इस हुज को काट दें, इसकी जगह द लिख दें। आपको मैं फॉर्मूला करवाऊंगा आगे, द कब आता है, जब बीच में ऑफ आ जाए। 2 नाउन जब ऑफ से जुड़े हों तो एक नाउन से पहले वाले के पहले हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे द आना चाहिए इस ब्रदर से पहले, अगर हम यहाँ पे ऑफ हुम लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रमेश ने हेल्प किया सुरेश को द ब्रदर ऑफ हुम वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो ऑफ हुम जो है ना, ऑफ हुम इसी की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है हुज। तो यहाँ पे हमने हुज लिख दिया, चाहे इसको काट के यहाँ लिख दो ऑफ हुम। अब एक दूसरा सेंटेंस देखो, ये तो हु वाला हो गया ना। रमेश बॉट एन ऑडी हुज द ड्रीम ही हैड ऑलवेज, ये द निकाल देना है ना। रमेश ने बाय किया एक ऑडी को जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। सपने के लिए अपने हमेशा हैव नाम की वर्ब को यूज करते हैं, सी नाम की वर्ब को यूज नहीं करते। आप कभी भी ऐसा ना लिखें आई सॉ अ ड्रीम, गलत होता है। इसको लिखा जाता है आई हैड अ ड्रीम। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ही हैड ऑलवेज हैड लिखा, ना कि सॉ लिखा है। हैड ऑलवेज सीन नहीं लिखा है ना। अब मुझे बता दो ये ड्रीम, हुज द ड्रीम, जिसका सपना। अरे किसका सपना, ऑडी का सपना। ऑडी के लिए तुम हुज यूज कर रहे हो, ऑडी के लिए विच आता है। विच का पॉजेसिव होता है ऑफ विच। अगर यहाँ पे ऑडी की जगह पे कोई लड़की होती जिसका सपना इसने देखा होता तब तो हुज सही होता, भाई उस लड़की का सपना। अब यहाँ पे ऑडी है, नॉन ह्यूमन है, हु तो आ नहीं सकता। अगर हु नहीं आ सकता तो विच आएगा, विच आ रहा है तो विच का पॉजेसिव होता है ऑफ विच, ना कि हुज। अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जाम में हुज काट के ऑडी को देखते ही द ड्रीम के बाद में ऑफ विच लगा के आऊंगा। रमेश बॉट एन ऑडी द ड्रीम ऑफ विच ही हैड ऑलवेज हैड। समझ गए ना। ये मैंने ऑफ विच क्यों लगाया, हुज क्यों गलत है, क्योंकि ऑडी की बात हो रही है। ये हुज तो पॉजेसिव होता है इंसानों का, ऑडी एक इंसान है नहीं। इंसान होता तो हुज लग जाता, ऑडी एक जानवर है, यानी एक कार है, एक इनएनिमेट वस्तु है,
तो इसके लिए हम विच लगाएंगे और विच का पॉजेसिव होता है ऑफ विच, तो मुझे यहाँ पे ऑफ विच यूज़ करना है। ऑफ विच ड्रीम के बाद आएगा, तो यहाँ पे मैं उसको सेट कर दूंगा और इस हुज को निकाल दूंगा। कई डिक्शनरीज में और कई टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको जानवरों के लिए भी हुज सही दिखता है, और बल्कि नॉन एनिमेट चीज़ों के लिए भी वो बताते हैं हुज सही है। ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका में चलने लगा है, इंडिया में नहीं आया। अपनी इंडियन इंग्लिश के अंदर अपने जो भी एग्जाम आप दे रहे हो वहाँ पे हुज को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है ना। तो इनके लिए आप जो है जो हुज है ना, नॉन एनिमेट चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। चलो एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, फिर आपका क्विज आ जाएगा आज का। रमेश हेल्प द मैन हुज सन वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। रमेश ने उस आदमी की हेल्प की जिसका बेटा उसका बेस्ट फ्रेंड था। ओल्ड मैन के लिए हमने हुज सन लगाया है। ओल्ड मैन एक इंसान है, द ओल्ड मैन है, तो द के लिए हमारे पास दैट आना चाहिए, है ना। देखो द ओल्ड मैन है ना, द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे दैट आना चाहिए ना। तो दैट का पॉजेसिव क्या होता है? अब दैट का पॉजेसिव देखो, दैट का पॉजेसिव ऑफ whom भी होता है, ऑफ विच भी होता है। अगर तुम्हारा द वाला जो कॉमन नाउन है ह्यूमन है तो पॉजेसिव होगा ऑफ whom। अगर तुम्हारा ये जो एंटीसीडेंट है द प्लस कॉमन नाउन ये एक इनएनिमेट वस्तु है तो तुम्हारा होगा ऑफ विच। समझ गए ना। तो यहाँ पे हेल्प द ओल्ड मैन की जगह मान लो ओल्ड डॉग होता, एल्डरली डॉग होता, तो यहाँ पे हुज की जगह में लिख देता द सन ऑफ विच, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, तो अगर इंसान हो तो हुज लगा दो, इंसान ना हो तो ऑफ विच का प्रयोग करें। ये सब डाल रहा हूँ मैं कमेंट्स में, आपके नोट्स वहाँ से प्रिपेयर हैं, है ना। सीधे सीधे कमेंट्स में से जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। अब ये आपका आज का क्विज है, 9 क्वेश्चंस है इसमें। 9 के 9 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको इनके आंसर्स मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अगर तुमने 100%, फिर बोल रहा हूँ, यहाँ तक तुम आए हो तो तुमने फोकस तो दिया ही होगा। अगर तुमने 100% फोकस दिया है ना, ये 9 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है, और ये सीधे सीधे पिछले 5 ईयर के एग्जाम्स में से उठा के लाया हूँ मैं। तो कोशिश करना सबको सॉल्व करना। मैं तुम्हें आज या कल के एडिटोरियल में इनको सॉल्व करवा दूंगा, खास करके वो वाले को जो तुम्हें समझ नहीं आया। कमेंट सेक्शन में डाल देना अपना स्कोर और या फिर उसका नंबर जो तुम्हें समझ में ना आया हो। मुझे पता है तुम्हें ये वाला समझ नहीं आएगा, बताता हूँ। ये वाला, ये अपना शो स्टॉपर है, मेन इवेंट है। 5वां क्वेश्चन अगर तुम सही कर रहे हो ना पूरे लॉजिक के साथ, तुक्के के साथ नहीं, लॉजिक के साथ, तो तुम्हारा ये सफल हो गया पूरा चैप्टर। कोशिश करो, डालो इनको कमेंट सेक्शन में आंसर्स को। मेरे आंसर आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जो तुम्हें नहीं आए उसका नंबर डालना। कल के एडिटोरियल के अंदर खास 2 मिनट निकालेंगे और इनको सॉल्व कर डालेंगे। अब ये है तुम्हारे आंसर, नकल मत मारना, खुद सॉल्व करना। ये तुम्हारे आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया बिंदास। नोट्स को डाउनलोड करो, पढ़ते रहो। अगला पार्ट लाऊंगा 28वां, 10 दिन दे दो मुझे। एडवर्ब मुझे अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बहुत टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, है ना। अब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, अगर मैं कुछ भी छोड़ के बनाऊंगा तो पीपीटी जल्दी बन जाएगी, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं 5 दिन लेता हूँ, 2-2 घंटे रोज देता हूँ, फिर पीपीटी प्रिपेयर होती है और मैं आपको पढ़ाता हूँ। एडवर्ब भी ऐसे ही प्रिपेयर करूँगा कि उसमें से कुछ बचे नहीं। चलिए एक शेयर देना, साइनिंग आउट।